गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। इस सेशन में हम नेम रासुंडा से संबंधित जो इंग्लिश बुक है उसका 14th नंबर का सब्जेक्ट पिकअप किए हैं जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फादर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया, यानी हमारे भारत में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर मैसन वाव को कहा जाता है। फिर से हमारे भारत में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का पिता किसे कहते हैं? तो प्रोफेसर मैसन वाव को कहा जाता है। 1960-61 में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर्ड स्टार्टेड इन इंडिया बाय फर्स्ट मैन्युफैक्चर मीटर पर सेकेंड आइसर गुड अर्थ, यानी कि 1960 और 61 ईस्वी में हमारे भारत में सर्वप्रथम ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। और यह कौन सा ट्रैक्टर था? तो बाय फर्स्ट मैन्युफैक्चर एम/एस आइसर गुड अर्थ, यानी कि यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1960-61 में जो प्रथम मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर को, यानी कि ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह मैन्युफैक्चर मीटर पर सेकेंड आइसर गुड अर्थ के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है? तो जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यानी कि एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है? तो यह आपका इलाहाबाद नैनी में सिचुएटेड है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1942 से लेकर 1943 के बीच में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट एग्रीकल्चरल मशीनरी पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 150 मिलियन विच इंक्लूड्स अबाउट 3 मिलियन ट्रैक्टर्स इन ब्रैकेट 2.5 लाख ट्रैक्टर प्रति ईयर्स 10,000 पावर टिलर्स प्रति वर्ष, यानी कि एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में एग्रीकल्चरल मशीनरी का जो पॉपुलेशन है यह कितने के आसपास है? तो यह 150 मिलियन के आसपास है। ठीक, 150 मिलियन के आसपास है। बीच इंक्लूड्स जिसमें 3 मिलियन ट्रैक्टर आते हैं, यानी जिसके अंतर्गत जो होते हैं 3 मिलियन ट्रैक्टर्स को ऐड किया गया, यानी कि 2.5 लाख ट्रैक्टर प्रति वर्ष और 10,000 पावर टिलर प्रति वर्ष जो होते हैं वो बनाए जाते हैं हमारे भारत में। फिर से देख लेते हैं। एट प्रेजेंट टाइम एग्रीकल्चर मशीनरी पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड अबाउट 150 मिलियंस, यानी कि वर्तमान समय में जो एग्रीकल्चरल मशीनरी का पॉपुलेशन है यह हमारे भारत में कितना है? तो लगभग 150 मिलियन है। बीच इंक्लूड्स जिसके अंतर्गत 3 मिलियन तो ट्रैक्टर हैं और फिर 2.5 लाख यानी 2.5 लाख ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनाए जा रहे हैं हमारे भारत में, और 10,000 पावर टिलर प्रत्येक वर्ष जो है हमारे भारत में बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, एवरेज मैन कैन डेवलप्ड मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 0.1 हार्स पावर, जो कि 74.6 वाट के बराबर आता है। फॉर डूइंग फार वर्क इन एक वन डे, यानी कि एवरेज मैन कैन डेवलप्ड मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 0.1 हार्स पावर, यानी कि औसत मनुष्य मैक्सिमम कितना पावर विकसित कर सकता है? तो यह 0.1 हार्स पावर विकसित कर सकता है। कोष्टक में क्या दिया है? इसी को हम अगर 0.1 हार्स पावर को वाट में कन्वर्ट करें तो 74.6 वाट पड़ता है। फॉर डूइंग फार्म वर्क इन डे, यानी कि यह कितने दिन के लिए होता है? तो एक दिन यदि कोई फार्म पर काम करता है, यानी कि कोई भी आदमी एक दिन यदि फार्म पर काम करता है तो उसके द्वारा जो मैक्सिमम पावर विकसित हो सकता है वो केवल 0.1 हार्स पावर या फिर 74.6 वाट प्रतिदिन वह विकसित कर सकता है। नेक्स्ट है पावर डेवलप्ड बाय एन एवरेज पेयर बुलक्स, यानी कि एक पेयर अगर बुलक प्रतिदिन काम करता है तो उससे कितना हार्स पावर पैदा किया जा सकता है? तो एक बुलक से केवल जो है 0.5 हार्स पावर, और अगर एक जोड़ी है यानी कि एक जोड़ी बुलक है तो उससे 1 हार्स पावर प्रति वर्ष यानी प्रतिदिन जो होता है पावर विकसित किया जा सकता है। ठीक, और पावर विकसित किया जा सकता है। इसी को हम 1 हार्स पावर को 746 वाट के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें 10 का भाग देंगे 746 में तो यह 74.6 वाट पड़ जाता है। नेक्स्ट है पावर डेवलप्ड बाय एक कैमल, यानी कि एक कैमल के द्वारा जो पावर विकसित किया जाता है वह कितना होता है? तो ये भी 1 हार्स पावर होता है जो कि 746 वाट के बराबर होता है। फॉर यूजुअल फार्म वर्क डे, यानी कि एक दिन यदि फार्म पर कैमल काम करता है तो उससे 1 HP हार्स यानी कि 1 HP जो होता है पावर विकसित किया जा सकता है। वो उसी तरह एक दिन यदि एक जोड़ी बैल से काम करवाया जाए तो प्रतिदिन वह 1 हार्स पावर जो होता है वो हार्स पावर
हॉर्स पावर विकसित कर सकता है, जो कि 746 वाट के बराबर होता है। वहीं बात करते हैं, अगर एक आदमी अगर प्रतिदिन एक फार्म पर काम करता है तो उससे औसत जो पावर का विकसित होता है वो आपका आधा पावर यानी कि 0.1 हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट है, द एवरेज फोर्स ए ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट, यानी कि द एवरेज फोर्स एट ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इन नियरली 1/10 ऑफ इट्स पावर वेट, यानी कि जो एक औसत यानी कि एक औसत जो फोर्स होता है यानी कि ड्राफ्ट एनिमल का, यानी कि ड्राफ्ट एनिमल का जो औसत फोर्स होता है यह 1/10 के बराबर होता है, यानी कि 1/10 के बराबर, यानी कि उसके बॉडी वेट का 1/10 भाग तक यह किसी भी चीज़ को खींच सकता है। यानी कि एक जो एनिमल्स होता है, यानी कि एक एनिमल्स जो होता है वो अपने भार का कितना वजन जो होता है ढो सकता है, तो 1/10वां भाग ढो सकता है। 1/10 यानी कि 1/10वां भाग, अगर हम भाग देते हैं 100 में, ठीक 10 का भाग देंगे तो कितना, तो 1/10 है। तो इसको ऐसे ही रट डालो। फिर से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछने लायक है, ब्लैक कलर में दिया है। तो द एवरेज फोर्स ए ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट, यानी कि एक औसत जो यानी कि एक औसत बल, यानी कि एवरेज, यानी एवरेज फोर्स का मतलब औसत बल ड्राफ्ट एनिमल के द्वारा कितना होता है उसके बॉडी वेट का, तो उसके बॉडी वेट के 1/10 के आसपास होता है। फर्स्ट बैचलर डिग्री कोर्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया, हमारे भारत में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से संबंधित जो प्रथम बैचलर को डिग्री चलाया गया था, प्रथम बैचलर डिग्री कोर्स चलाया गया था, या कहाँ पर चलाया गया था, तो इलाहाबाद के नैनी में चलाया गया था। फिर से क्या कह रहा है, तो फर्स्ट बैचलर डिग्री कोर्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन इंडिया, हमारे भारत में जो प्रथम बैचलर डिग्री कोर्स था जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से संबंधित था, इसको कहाँ पर चलाया गया था, तो यह इलाहाबाद के नैनी में चलाया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स, यानी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियर का इंडियन सोसाइटी कहाँ पर है, तो ये आपका 1960 ईस्वी में बना था। कहाँ पर, IIT खड़गपुर, एंड प्रेजेंटली इट्स हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर से इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, यानी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का जो एक इंडियन सोसाइटी है जिसे हम ISAE के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1960 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर IIT खड़गपुर में है, एंड वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट होकर वहाँ से चला गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, ISAE पब्लिकेशंस, यानी कि ISAE यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल, यानी कि इंडियन सोसाइटी, यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का पब्लिकेशन कौन कौन सा होता है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का जो पब्लिकेशंस होता है इसमें आपका जनरल ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आता है, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टुडे आता है, ठीक, यानी कि JAI एंड ATE किससे संबंधित होता है, इसी के जनरल से संबंधित होता है। फिर से ISAE पब्लिकेशंस, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से जो पब्लिश होने वाला पब्लिकेशन कौन कौन सा निकाला जाता है, तो इसका नाम है पहले नंबर पे जनरल ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, जिसे हम JAE के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर का जो पब्लिकेशन है उसका नाम है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टुडे, जो कि जिसे हम ATE के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया द शेयर ऑफ थर्मल पावर इज अबाउट 56% तक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 36% तक, एंड न्यूक्लियर पावर 16% तक, एंड रेस्ट कम्स फ्रॉम डीजल एंड गैस बेस्ड पावर, यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये कह रहा है कि आप द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मान लीजिए कि भारत में 100% तक एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है, मान लीजिए भारत में 100% तक एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसमें थर्मल पावर का शेयर कितना है, तो थर्मल पावर का शेयर जो होता है वो 56% तक होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का शेयर कितना होता है, तो 36% तक होता है। न्यूक्लियर पावर का शेयर कितना होता है, तो 16% तक होता है। एंड रेस्ट कम्स फ्रॉम डीजल एंड गैस बेस्ड पावर, यानी कि यह किसके अंतर्गत आता है, तो ये सभी जो होते हैं डीजल एंड गैस बेस्ड पावर के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द फार्म होल्डिंग इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज मार्जिनल फार्मर्स हैविंग लैंड 1 हेक्टेयर, यानी कि जो फार्म होल्डिंग इन इंडिया, यानी हमारे इंडिया में जो फार्म होल्डिंग है इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो इसको निम्नलिखित
निम्नलिखित जो होता है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले नंबर पे आता है मार्जिनल फार्मर्स। मार्जिनल फार्मर्स यानी कि वह फार्मर्स जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसे हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्मॉल लैंड होल्डिंग यानी कि दूसरे नंबर पे आता है स्मॉल लैंड होल्डिंग यानी कि वह फार्मर जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है उसे स्मॉल लैंड होल्डिंग के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सेमी मीडियम फार्म लैंड होल्डिंग यानी कि वह फार्मर जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है उसे सेमी मीडियम फार्म लैंड होल्डिंग के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि चौथे नंबर पे आता है मीडियम फार्म लैंड होल्डिंग जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि होती है उसे मीडियम फार्म लैंड होल्डिंग के अंतर्गत रखा जाता है। और वह फार्मर जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है उसे लार्ज फार्मर लैंड होल्डिंग के अंतर्गत रखा जाता है। फिर से देख लेते हैं द फार्म होल्डिंग इन इंडिया यानी हमारे भारत में जो फार्म होल्डिंग होता है इसको निम्नलिखित 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले नंबर पे आता है मार्जिनल फार्मर, दूसरे नंबर पे आता है स्मॉल फार्मर, तीसरे नंबर पे आता है सेमी मीडियम फार्मर, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मीडियम फार्मर और फिर लास्ट में आता है लार्ज फार्मर। तो स्मॉल फार्मर जो होते हैं यानी कि जो मार्जिनल फार्मर होते हैं वह किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि रहता है उसे हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और वह किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होता है उसे स्मॉल फार्मर कहते हैं। और वह किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि होती है उसे सेमी मीडियम फार्मर कहते हैं। और वह किसान जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि होती है उसे मीडियम फार्मर कहते हैं। और वह किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है उसे लार्ज फार्मर के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर इज फाउंड इन 31 से 40 HP सेगमेंट विच अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द टोटल सेल्स इन द कंट्री यानी हमारे भारत में मान लीजिए कि 100% तक सेल्स हो रहा है ट्रैक्टर का, तो उसमें से सर्वाधिक पॉपुलर जो ट्रैक्टर होता है वो 31 से लेकर 40 हार्स पावर के सेगमेंट में पाया जाता है। ठीक हो गया, जो कि 60% तक कवर करता है। फिर से हम बात करते हैं तो द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर इज फाउंड इन 31 से 40 हार्स पावर सेगमेंट विच अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द टोटल सेल्स इन द कंट्री यानी कि हमारे भारत में सर्वाधिक पॉपुलर ट्रैक्टर का कौन सा सेगमेंट होता है, तो हमारे भारत में सर्वाधिक पॉपुलर ट्रैक्टर का कौन सा सेगमेंट होता है, तो यह 31 से लेकर 40 हार्स पावर वाले सेगमेंट का ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा हमारे भारत में पॉपुलर होता है। क्योंकि यह जो होता है यह मान लीजिए कि 100% तक हमारे कंट्री में मान लीजिए कि 100% तक अगर ट्रैक्टर का सेल हो रहा है तो उसमें से केवल 60% जो है 31 से लेकर 40 हार्स पावर वाले सेगमेंट का सर्वाधिक जो होता है 31 से लेकर 40 हार्स पावर वाले सेगमेंट का सर्वाधिक मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है थर्मल इफिशियंसी फॉर डीजल इंजन यानी कि डीजल इंजन का थर्मल इफिशियंसी कितना होता है, तो -32 से लेके 38 यानी 32 से लेके 38% तक होता है। फिर से थर्मल इफिशियंसी फॉर डीजल इंजन यानी डीजल इंजन का थर्मल इफिशियंसी कितना होता है, तो 32 से लेके 38% तक होता है। जबकि थर्मल इफिशियंसी फॉर पेट्रोल इंजन यानी पेट्रोल इंजन का थर्मल इफिशियंसी कितना होता है, तो 25 से लेके 32% तक होता है। फिर से थर्मल इफिशियंसी फॉर डीजल इंजन यानी डीजल इंजन का थर्मल इफिशियंसी कितना होता है, तो 32 से लेकर 38% तक होता है। लेकिन वहीं पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो पेट्रोल इंजन का थर्मल इफिशियंसी 25 से लेकर 32% तक होता है। नेक्स्ट है यूनिट पावर अवेलेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया इज अबाउट 1.3 लाख यानी KW अपन हेक्टेयर यानी कि यूनिट पावर अवेलेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया इज अबाउट यानी हमारे भारत में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए नहीं, हमारे भारत में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कितने यूनिट पावर उपलब्ध हैं, तो यह है 1.35 किलोवाट प्रति घंटा प्रति हेक्टेयर है। फिर से यूनिट पावर अवेलेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया इज अबाउट 1.35 किलोवाट प्रति हेक्टेयर यानी हमारे भारत में फसल उत्पादन के लिए जो 1 इकाई पावर का उपलब्धता है वो कितना है, तो यह 1.35 किलोवाट प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट है बट फॉर डिजायरेबल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पावर रिक्वायरमेंट कूड अबाउट 2.15 किलोवाट प्रति घंटा है। लेकिन जो है हमारे भारत में ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए आवश्यक लेवल माना गया है वह कितना आवश्यक है, तो यह 2.15 किलोवाट प्रति घंटा आवश्यक है। लेकिन उपलब्ध कितना है, तो केवल 1.35 किलोवाट प्रति घंटा जो है प्रति हेक्टेयर जो है हमारे यहाँ उपलब्ध है। क्या, तो यह यूनिट पावर है, 1 इकाई पावर है। नेक्स्ट है
डिस्कस अबाउट बायोगैस। बायोगैस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बायोगैस। तो बायोमास यानी बायोगैस क्या होता है, तो पहले हम देख लेते हैं। डिस्कस अबाउट यानी चैप्टर का नेम है बायोगैस। तो बायोगैस में पहले हमें बायोमास को पढ़ना पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ मीथेन, जिसमें 45 से 70% तक मीथेन की मात्रा होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 35% तक पाया जाता है, यानी कि बायोमास। बायोमास में मीथेन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो बायोमास जो होता है किस किस के मिक्सचर से मिलकर बना होता है, तो बायोमास जो होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से बना होता है, यानी कि बायोमास जो होता है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, जिसमें मीथेन की मात्रा जो होती है 45 से 70% तक पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 30 से 35% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है बुफेलो। बुफेलो का मतलब क्या होता है, बुफेलो 15 किलोग्राम डंग पर डे, बुलक्स आर काउ 10 किलोग्राम डंग पर डे, एंड काल्वेज 5 किलोग्राम डंग पर डे, यानी कि जो बुफेलो होता है यह प्रतिदिन, यानी बुफेलो जो था प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर देता है, जबकि जो बुलक्स होते हैं या फिर जो काऊ होते हैं वो 10 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन देते हैं, एंड जो बछड़े होते हैं वो 5 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन देते हैं। फिर से बछड़ा जो होता है 5 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन देता है, और जो बुलक्स या फिर काऊ होते हैं वो 10 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन करते हैं, एंड जो आपका बुफेलो होता है ये 15 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन देता है। ये सभी बायोमास के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है बायोगैस, यानी कि बायोगैस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, तो 4500 किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर होता है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में 4500 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कौन, तो बायोगैस कैलोरीफिक वैल्यू के अंतर्गत, यानी कि बायोगैस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, तो बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो 4500 किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर होता है। नेक्स्ट है सुइटेबल कंडीशन फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए जो सुइटेबल कंडीशन होता है क्या होता है, तो पीएच होता है कितना, तो 7 से 8 होता है। टेम्परेचर कितना होता है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर से सुइटेबल कंडीशन फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए सुइटेबल कंडीशन क्या होता है, तो ये सुइटेबल कंडीशंस में पीएच, यानी कि पीएच जो होता है वो 7 से 8 रहना चाहिए, और टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। किसके लिए, तो बायोगैस प्रोडक्शन के सूटेबल कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट है कैटल डंग और वाटर रेशियो फॉर बायोगैस स्लरी, यानी कि बायोगैस स्लरी के लिए जो कैटल का डंग होता है और कैटल में जो वाटर होता है इसका रेशियो कितना रखा जाता है, तो 4:5 या फिर 1:1 का रेशियो रखा जाता है, यानी कि 4:5 या फिर 1:1 का रेशियो रखा जाता है। फिर से कैटल डंग वाटर, यानी कि कैटल का जो गोबर होता है और पानी का रेशियो कितना रखा जाता है बायोगैस स्लरी में, तो बायोगैस के स्लरी में, यानी कि बायोगैस स्लरी के लिए कैटल के डंग और वाटर का रेशियो कितना रखा जाता है, तो 4:5 या फिर 1:1 का रेशियो रखा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो अगला चैप्टर है विंड एनर्जी। डिस्कस अबाउट विंड एनर्जी, यानी कि अगला चैप्टर कौन सा है, तो अगला चैप्टर है विंड एनर्जी। द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ विंड मिल, यानी कि विंड मिल के ऑपरेशन के लिए कितने स्पीड की आवश्यकता होती है, 10 से 15 किलोमीटर प्रति हावर्स की आवश्यकता होती है। फिर से द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ विंड मिल, यानी कि विंड मिल या फिर जो पवन चक्की होता है, पवन चक्की को चलाने के लिए कितने स्पीड की आवश्यकता होती है, तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ विंड मिल, यानी कि जो पवन चक्की होता है या फिर जो विंड मिल होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो यह 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, दूसरा आपका वर्टिकल एक्सिस रोटर होता है। ठीक, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर होता है, दूसरा आपका वर्टिकल एक्सिस रोटर होता है। यानी कि जो पवन चक्की होता है या फिर जो पवन चक्की या फिर जो विंड मिल होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर होता है, दूसरे नंबर पे वर्टिकल एक्सिस रोटर होता है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर। एक्सिस ऑफ रोटर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटर होता है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर होता है, इसका एक्सिस कैसा होता है, तो एक्सिस ऑफ रोटर इज पैरेलल, यानी कि इसमें जो रोटर का एक्सिस होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि समानांतर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी विंड के डायरेक्शन के समानांतर होता है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटर में जो रोटर रोशन का, यानी कि रोशन का जो एक्सिस होता है यह हवा के दिशा के समानांतर होता है, यानी हवा की दिशा के समानांतर होता है। नेक्स्ट है मल्टी ब्लेड, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका मल्टी ब्लेड आता है। यह भी क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंतर्गत आपका मल्टी ब्लेड आता है। फिर उसके बाद
प्रोपेलर आता है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड यानी कि सर्वाधिक रूप से इसको प्रयोग में लाया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सेल टाइप यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटर 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका मल्टी ब्लेड होता है, दूसरे नंबर पे प्रोपेलर होता है जो कि सर्वाधिक रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तीसरे नंबर पे सेल टाइप आता है। तो बस इसीलिए इसको दिया गया है, बेचारा एक के चक्कर में तीनों को देना पड़ा है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटर में जो है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा होता है, तो प्रोपेलर होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटर 3 प्रकार का होता है। एक आपका मल्टी ब्लेड होता है, दूसरे नंबर पर प्रोपेलर होता है, तीसरे नंबर पर आपका सेल टाइप होता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है सोलर एनर्जी। डिस्कस अबाउट सोलर एनर्जी। अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक संबंधित है सोलर एनर्जी से। टेम्परेचर ऑफ सन यानी कि सन का टेम्परेचर कितना होता है, तो 6000 केल्विन के आसपास होता है। यानी कि सन का जो टेम्परेचर होता है यानी सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ तो दिया है 5777 किलो केल्विन दिया है, यानी कि 5777 केल्विन दिया है, लेकिन एग्जैक्ट होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे यही मान लेते हैं कि जो सन का टेम्परेचर होता है वो 5777 केल्विन होता है या फिर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। रेडिएशन रेंजेस फ्रॉम सन यानी कि सूर्य की रेडिएशंस का जो रेंज होता है वो कितने से कितना तक होता है, तो 0.4 UM मैक्सिमम अवेलेबल रेंज होता है, यानी कि 0.4 यानी कि 400 नैनोमीटर, यानी कि 400 नैनोमीटर जो होता है यह मैक्सिमम अवेलेबल रेंज होता है। जबकि 400 मिली यानी कि 0.4 UM कहो चाहे फिर 400 नैनोमीटर से कम जो रेडिएशन होता है यह अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस के अंतर्गत आया जाता है, जो कि टोटल रेडिएशंस का 8% तक होता है। यानी कि 400 नैनोमीटर के नीचे क्या होता है, तो 400 नैनोमीटर के नीचे जो होता है वो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस आता है, और 400 नैनोमीटर को हम 0.4 UM भी कह सकते हैं। ठीक, यानी 1000 का भाग दे देंगे तो UM में निकल के चला आएगा। UM का वैल्यू हमें पता नहीं है भाई, इसमें UM का पूरा नाम पता नहीं है, तो यही कह रहा है कि 400 नैनोमीटर से कम जब रेडिएशंस होता है तो उसे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के अंतर रखते हैं, जो कि टोटल रेडिएशंस का 8% तक होता है। फिर इसके बाद 400 से 700 नैनोमीटर, या फिर जब उसमें 1000 का भाग देंगे तो 0.4 से लेकर 0.7 UM विजुअल रेडिएशंस, यानी कि यह एक प्रकार से विजुअल रेडिएशंस होता है, और टोटल रेडिएशंस का यह 46% तक पाया जाता है। फिर 700 नैनोमीटर से अधिक या फिर 0.7 UM से अधिक जो रेडिएशन होता है उसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन के अंतर्गत रखते हैं, और यह कितना होता है, तो यह टोटल एनर्जी का 46% तक होता है। यानी 46 हो गया कितना, तो 40 80 80 10 90 92 हो गया, फिर उसके बाद 8% 100 हो गया। ठीक, और मैक्सिमम अवेलेबल रेंज यानी कि 0.4 नैनो वाला होता है जो कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल रेंज होता है। फिर उसके बाद रेंज को दिखाया गया है, यानी कि फिर से देख लेते हैं 0.4 UM या फिर 400 नैनोमीटर जो होता है यह मैक्सिमम अवेलेबल रेंज होता है, यानी कि सर्वाधिक रूप से उपलब्ध रेंज कौन सा होता है, तो 400 नैनोमीटर वाला रेंज जो कि सोलर रेडिएशंस का रेंज होता है। ठीक, सोलर रेडिएशंस का रेंज होता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे आता है लेस देन 0.4 UM या फिर 400 नैनोमीटर से कम जो रेडिएशंस होता है। जब रेडिएशंस होता है तो उसे हम अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, और यह टोटल रेडिएशंस का 8% होता है। फिर यहीं 400 से 700 नैनोमीटर या फिर 0.4 से लेकर 0.7 नैनोमीटर का UM का जो रेडिएशंस होता है उसे हम विजिबल रेडिएशंस, यानी कि इसे हम सामान्य आँखों से देख सकते हैं। तो यह जो होता है टोटल रेडिएशंस का अगला पॉइंट क्या दिया है, तो अगला पॉइंट दिया है 0.4 से लेकर 0.7 UM, या फिर इसी को हम 400 से 700 नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। यह विजिबल यानी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो रेडिएशंस पाया जाता है उसे हम विजिबल रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, और यह टोटल रेडिएशंस का 46% तक होता है। फिर इसके बाद 0.7 या फिर 700 नैनोमीटर से अधिक जो रेडिएशंस होता है उसे इंफ्रारेड रेडिएशंस के नाम से जानते हैं, और यह टोटल रेडिएशंस का 46% तक होता है। तीनों मिलाकर हो गया 40 92% तक हो गया, और इसके बाद 8% में जो है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस आता है। ठीक, और अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस के कारण ही, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, और अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस के कारण क्या होता है, तो अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशंस के कारण ही जो होता है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट, सोलर कांस्टेंट किसे कहते हैं? सोलर रेडिएशन रिसीव्ड पर सेकेंड बाय सरफेस ऑफ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ सन रेज एट मीन्स अर्थ सम डिस्टेंस, इट्स वैल्यू 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.94 कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यानी सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो सोलर कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है वो 1.94 कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर इसी को हम 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर के रूप में जानते हैं। और सोलर कांस्टेंट कहते हैं किसे हैं? तो सोलर रेडिएशन रिसीव्ड पर सेकेंड बाई सरफेस ऑफ यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया है, यानी कि एक यूनिट एरिया के सरफेस के द्वारा, यानी कि एक यूनिट एरिया के सरफेस के द्वारा प्रति सेकेंड जो सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है उसी को हम सोलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ सन रेज एट मीन अर्थ सन डिस्टेंस। हो गया भाई, बहुत है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडिएशंस मेजरमेंट, यानी कि रेडिएशंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो रेडिएशंस का मेजरमेंट जो किया जाता है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है रेडिएशंस के मेजरमेंट के लिए। तो रेडिएशंस मेजरमेंट में क्या आता है? तो रेडिएशंस का मेजरमेंट जो था पहले नंबर पे आपका पायरीहेलियोमीटर के द्वारा किया जाता है। नहीं, रेडिएशंस का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडिएशंस का मेजरमेंट जो होता है वो पायरीहेलियोमीटर के द्वारा किया जाता है, पायरेनोमीटर के द्वारा किया जाता है, सोलरीमीटर के द्वारा किया जाता है एंड पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। यानी कि 4 प्रकार से जो होता है सोलर रेडिएशंस मापा जाता है, यानी कि सोलर की रेडिएशंस को मेजर किया जाता है निम्नलिखित 4 प्रकार से। पहले नंबर पे पायरीहेलियोमीटर दिया, दूसरे नंबर पे पायरेनोमीटर दिया, तीसरे नंबर पे सोलरीमीटर दिया है एंड चौथे नंबर पे पायरोमीटर दिया गया है। अब हम बात करते हैं पायरीहेलियोमीटर, यानी कि पायरीहेलियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, यानी डायरेक्ट जो सोलर रेडिएशंस होता है यह पायरीहेलियोमीटर से मापा जाता है और इसी को हम बीम रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पर दिया पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर जो होता है टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, यानी जो टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होता है जो कि एक्यूट होता है, यानी कि एक्यूट सोलर रेडिएशन या फिर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन या फिर ग्लोबल रेडिएशन जो होता है वो पायरेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जबकि सोलरीमीटर से क्या मापा जाता है? तो टोटल रेडिएशंस, यानी टोटल रेडिएशन या फिर ग्लोबल रेडिएशंस इनएक्यूरेट, यानी कि जो इनएक्यूरेट रेडिएशंस होता है या फिर टोटल रेडिएशंस या फिर जो ग्लोबल रेडिएशंस होता है वो सोलरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वेरी हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है वायुमंडल में तो उस समय टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये तो अलग से ही याद हो गया। अब हम बात करते हैं पायरीहेलियोमीटर का। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो पायरेडी। ठीक, इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक हम बनाए हैं पायरेडी, पहले से ही ट्रिक बनाया गया है, बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पायरेडी, ठीक, पायरेडी, यानी कि पायरीहेलियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरेडी, ठीक, पायरेलीमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसके लिए ट्रिक हम फिर से बना देते हैं, क्या हो जाएगा? तो पायरहेडी, यानी कि पायरहेडी, यानी कि ट्रिक क्या है? तो पायरहेडी, यानी कि पायरहेडी से क्या मापा जाता है? तो PY से हो जाएगा PYRHE से हो जाएगा पायरीहेलियोमीटर हो जाएगा, लास्ट में D है तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, यानी डायरेक्ट जो सोलर रेडिएशन होता है वो पायरीहेलियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहीं पर बीम रेडिएशंस भी देखने को मिल जाएगा तो वो भी पायरीहेलियोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। दूसरे नंबर पर दिया है पायरेनोमीटर, यानी कि इससे क्या होता है? तो इससे ट्रिक बनाया है पायरेटो, इसी से निकल के चला आएगा, ठीक, पायरेटो, यानी कि PYRA पहले में मिल गया यहाँ पर और इसके बाद TO से टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी टोटल इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन होता है इसी के द्वारा मापा जाता है। और टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम ग्लोबल रेडिएशन से मापते हैं और यह एक्यूरेट रहता है, यानी कि एक्यूरेट टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को जो है पायरेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसी में हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल एक्यूरेट, यानी कि टोटल एक्यूरेट सोलर रेडिएशन से जो है पायरेटोमीटर के द्वारा मापा जाता है, पायरेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि एक्यूरेट टोटल
सोलर रेडिएशंस या फिर ग्लोबल रेडिएशंस जो होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जबकि सोलरीमीटर से टोटल रेडिएशंस या फिर ग्लोबल रेडिएशन यानी इनएक्यूरेट टोटल रेडिएशन यानी कि इनएक्यूरेट टोटल रेडिएशंस या फिर इनएक्यूरेट ग्लोबल रेडिएशंस जो होता है सोलरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस थ्री वे यानी कि सोलर रेडिएशंस को निम्नलिखित 3 तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। यानी कलेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस इन थ्री वे यानी कि सोलर रेडिएशंस को निम्नलिखित 3 तरीके से जो है एकत्रित किया जा सकता है। पहले नंबर पे दिया है बाई फ्लैट प्लेट कलेक्टर, दूसरे नंबर पे दिया है फोकसिंग आर कंसंट्रेटिंग कोलिटोर एंड तीसरे पे दिया है फोटोवोल्टिक सेल। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो फोटोवोल्टिक सेल या फिर इसी को हम सोलर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे क्या दिया है, तो सोलर रेडिएशंस को कलेक्ट करने के लिए 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। एक तो का बाई फ्लैट प्लेट कलेक्टर, दूसरे नंबर पे आता है फोकसिंग आर कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, तीसरे नंबर पे आता है फोटोवोल्टिक सेल आता है जिसे हम सोलर सेल के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले नंबर पे आता है बाई फ्लैट प्लेट कलेक्टर यानी कि जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर के द्वारा सोलर रेडिएशंस इकट्ठा किया जाता है। टेम्परेचर रेंजेस 40 सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जो बाई फ्लैट प्लेट कलेक्टर के द्वारा सोलर रेडिएशंस का इकट्ठा किया जाता है, इसमें टेम्परेचर का जो रेंज रहता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का रेंज रहता है। और दूसरे नंबर पर दिया है फोकसिंग और कंसंट्रेटिंग कलेक्टर, इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। तीसरे नंबर पर दिया फोटोवोल्टिक सेल जिसे हम सोलर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि जो फोटोवोल्टिक सेल या फिर सोलर सेल जो होता है यह सोलर एनर्जी को सीधे ही यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मेड ऑफ सिलिकॉन सेपरेटेड बाय यानी कि यह किसके द्वारा बना होता है, तो सिलिकॉन सेपरेटेड के द्वारा बना होता है बाय थिन बैरियर और इसमें बहुत ही पतला बैरियर भी होता है। विथ कन्वर्जन इफिशियंसी इज अबाउट 10% तक यानी कि इसकी जो कन्वर्सन इफिशियंसी होती है वो 10% के आसपास होती है। फिर से देख लेते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल या फिर सोलर सेल का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेड ऑफ सिलिकॉन सेपरेटेड बाय थिन बैरियर विथ कन्वर्जन इफिशियंसी इज अबाउट 10% तक यानी कि जो फोटोवोल्टिक सेल या फिर सोलर सेल होता है यह सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सीधे कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि किससे मिलकर बना होता है, तो यह सिलिकॉन से बना होता है। ठीक सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन से सेपरेट किया जाता है। इस एनर्जी को जो है सिलिकॉन से सेपरेट किया जाता है और यह एक प्रकार का थिन बैरियर होता है जिसके कन्वर्जन यानी कि जिसका कन्वर्जन इफिशियंसी जो होता है वो 10% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्या है, तो अगले पॉइंट पे दिया है साल्ट कंटेंट यानी साल्ट कंटेंट इन वाटर यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है भाई, जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वहीं इसमें पिकअप किया गया है। यानी कि साल्ट कंटेंट इन वाटर यानी कि वाटर में साल्ट का कंटेंट जो पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो पोर्टेबल वाटर कंटेंट लेस देन 550 ppm ऑफ साल्ट यानी कि जो पोर्टेबल वाटर कंटेंट होते हैं यानी कि जो पोर्टेबल वाटर कंटेंट होते हैं इसमें साल्ट की मात्रा 550 ppm से कम पाई जाती है। यानी कि पोर्टेबल वाटर कंटेंट जो वाटर होता है यानी कि पोर्टेबल वाटर कंटेंट यानी कि पोर्टेबल वाटर में कितने % तक साल्ट पाया जाता है, तो पोर्टेबल वाटर में साल्ट की मात्रा जो होती है वो 550 ppm से कम पाई जाती है। जबकि सी वाटर में नमक की कितनी मात्रा पाई जाती है, जो समुद्री वाटर होता है इसमें नमक की मात्रा जो होती है वो 30,000 से लेकर 40,000 ppm साल्ट पाया जाता है। यानी कि जो सी वाटर होता है या फिर जो समुद्री वाटर होते हैं इसमें नमक की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसमें नमक की मात्रा जो होती है वो 30,000 से लेकर 40,000 ppm मात्रा में पाई जाती है। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर जो होता है इसमें कितने नमक की मात्रा पाई जाती है, तो 2000 से लेकर 3000 ppm नमक की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है सोलर स्टील यानी सोलर स्टील एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है सैलाइन वाटर को पोर्टेबल वाटर में। यानी कि सोलर स्टील जो होता है क्या होता है, तो सोलर स्टील एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि सैलाइन वाटर या फिर लवड़ी जल को यह पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि मानव के पीने योग्य पानी होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इज स्ट्रक्चर मेड ऑफ पॉलीथीन आर रेनफोर्स्ड फाइबर टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड कंडीशंस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि जो ग्रीन हाउस होता है यह एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो कि पॉलीथीन या फिर रेनफोर्स्ड फाइबर से मिलकर बना होता है और यह क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कंट्रोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करने का काम करता है। हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी। अगला चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी।
तो यहाँ पर इसको बारे में भी एक ही सेशन में हम तीनों को ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी से क्या तात्पर्य है? तो माइक्रोबायोलॉजी से तात्पर्य है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी जिसका नाम पेनिसिलियम था। नेक्स्ट पॉइंट, एंटन वान लीeuwenhoek इन्वेंटेड द सिंपल यानी सिंपल इन 1674 डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड माइक्रोबायल वर्ल्ड, यानी कि एंटन वान लीeuwenhoek को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, फादर ऑफ बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था? तो सिंपल यानी कि इन्वेंटेड द सिंपल सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस इन 1600, यानी कि एंटन वान लीeuwenhoek ने 1774 ईस्वी में, यानी एंटन वान लीeuwenhoek ने 1774 ईस्वी में बैक्टीरिया की खोज की थी, या फिर माइक्रोबियल वर्ल्ड की खोज, यानी पूरे विश्व में माइक्रोब्स की खोज या फिर बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो एंटन वान लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, जबकि 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था, जो कि कॉर्क सेल में मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका या फिर जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जीवित बैक्टीरिया की खोज जो है 1774 ईस्वी में यानी कि 10 साल, ठीक, 10 साल बाद, यानी कि 10 और 11 साल के बाद जो है जीवित कोशिका की खोज एंटन वान लीeuwenhoek ने जो है की थी। और किसके द्वारा की थी? सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस के द्वारा। किसके द्वारा इन्होंने खोज की थी? तो यह सिंगल बाई कन्वेक्स लेंस के द्वारा इसकी खोज किए थे। नेक्स्ट, बेंजरिक नामक साइंटिस्ट ने 1898 में क्या किया था? तो बेंजरिक नामक साइंटिस्ट ने 1898 ईस्वी में नेम्ड वायरस इन्फेक्शियस पॉइजन एजेंट, यानी कि जो वायरस टर्म था किसने दिया था? तो वायरस टर्म जो है बेंजरिक नामक साइंटिस्ट ने 1898 ईस्वी में दिया था। इसीलिए जो है बेंजरिक हो गया, विनोग्रेस्क्यू कहते हैं। फादर ऑफ वायरस किसे कहा जाता है? तो एसन विनोग्रेस्क्यू को कहते हैं। लेकिन जो वायरस की खोज किए थे वो किए थे बेंजरिक नामक साइंटिस्ट ने 1898 ईस्वी में। और यह वायरस जो था एक प्रकार का इन्फेक्शियस पॉइजनस एजेंट होता है। नेक्स्ट है, ब्रीफेल्ड ने क्या किया था? व्हाट डू यू मीन ब्रीफेल्ड? डेवलप्ड प्योर कल्चर टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि डेवलप्ड प्योर कल्चर टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके इन्होंने प्योर कल्चर टेक्निक को विकसित किया था। यानी ब्रीफेल्ड नामक साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन से, यानी कि ब्रीफेल्ड नामक साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन के लिए, यानी कि डेवलप्ड प्योर कल्चर टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ब्रीफेल्ड नामक साइंटिस्ट ने प्योर कल्चर टेक्निक को विकसित किया था। किसके द्वारा? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन से प्योर कल्चर टेक्निक का विकास जो है ब्रीफेल्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर का मतलब क्या होता है? तो डेवलप्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो छोटी माता होता है या फिर जो जिसे हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, इसके वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने विकसित किया था। फिर से स्मॉल पॉक्स से संबंधित जो वैक्सीन था इसको सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हैकल प्रोपोज्ड प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था? तो प्रोटिस्टा वर्ड या फिर प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था? तो E.M. हैकल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। हेसी का मतलब क्या होता है? हेसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एगर एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया में एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में अगर का इंट्रोडक्शन किसने किया था सर्वप्रथम? तो हेसी नामक साइंटिस्ट ने। मतलब हेसी नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अगर एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन कल्चर मीडिया, यानी कि हेसी नामक साइंटिस्ट ने कल्चर मीडिया में सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में अगर का इंट्रोडक्शन सर्वप्रथम किए थे। नेक्स्ट है, इवानोस्की ने 1892 ईस्वी में क्या किए थे? तो इवानोस्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 ईस्वी में डिस्कवर्ड वायरस वर्किंग विथ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टोबैको प्लांट्स इन्फेक्टेड विथ मोज़ेक डिजीज, यानी कि इवानोस्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 ईस्वी में यह डिस्कवर्ड किया वायरस वर्किंग विथ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम
टोबैको प्लांट्स इन्फेक्टेड विथ मोजेको डिजीज, यानी कि इवानोस्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 ईस्वी में टोबैको के प्लांट पर वायरस के अटैक को सर्वप्रथम देखा और फिर उसके प्लांट पर इन्होंने उसको कंट्रोल करने के लिए काम भी किए। तो इवानोस्की साइंटिस्ट ने 1892 ईस्वी में डिस्कवरी वायरस वर्किंग विथ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टोबैको प्लांट्स इन्फेक्टेड विथ मोजेक डिजीज, यानी कि इवानोस्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 ईस्वी में प्लांट पर टोबैको के वायरस को देखा और उन्होंने कहा कि टोबैको के प्लांट पर यह वायरस जो होता है डिजीज काज करने का काम कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट, लुईस पास्चर पॉस्टुलेटेड द जर्म थियरी, यानी जर्म थियरी किसने दिया था? तो जर्म से संबंधित जो थियरी था वो किसने दिया था? तो जर्म से संबंधित थियरी जो होता है वो लुईस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फिर से जर्म थ्योरी किसने दिया था? तो जर्म थ्योरी जो होता है वो लुईस पास्चर ने दिया था, यानी कि पॉस्टुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि जर्म थियरी, यानी डिजीज का जो जर्म थियरी है इसके पॉस्टुलेटेड द जर्म थियरी ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का जो पॉस्टुलेटेड जर्म थियरी था यह लुईस पास्चर ने दिया था। एंड पास्चुराइजेशन टर्म भी आपका लुईस पास्चर ने ही दिया था। फिर से लुईस पास्चर ने क्या क्या किया था? तो लुईस पास्चर ने जो डिजीज का पॉस्टुलेटेड जर्म थ्योरी था उसको दिया था, यानी कि पॉस्टुलेटेड द जर्म थियरी ऑफ डिजीज जो है वो लुईस पास्चर ने दिया था। एंड पास्चुराइजेशन टर्म भी आपका लुईस पास्चर ने दिया था। और बैक्टीरियोलॉजी का पिता, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो लुईस पास्चर को ही कहा जाता है। लेकिन एंटोन वान लीवेनहॉफ लुईस पास्चर जो है पास्चुराइजेशन टर्म दिए थे। इसके बाद पास्चुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को भी लुईस पास्चर ने दिए थे। नेक्स्ट है पेट्री डिजाइंड एंड डेवलप्ड ग्लास डिशेस नोन टुडे एज पेट्री डिशेस, यानी कि पेट्री नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया था? तो पेट्री नामक साइंटिस्ट ने पेट्री डिशेस को दिया था, जो कि डिजाइन किया गया था और विकसित किया गया था किससे? तो ग्लास डिशेस से। फिर से पेट्री नामक साइंटिस्ट ने डिजाइंड एंड डेवलप्ड ग्लास डिशेस नोन एज टुडे एज पेट्री डिशेस, यानी कि पेट्री डिशेस की खोज किसने किया था? तो पेट्री डिशेस का खोज जो है वो पेट्री नामक साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने ग्लास डिशेस को जो है डिजाइंड और डेवलप्ड किया था। इस ग्लास डिशेस को ही पेट्री डिशेस के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगला हेडिंग क्या दिया है? तो अगला हेडिंग दिया है विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो डब्ल्यू विटेकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आपका मोनेरा आता है। मोनेरा में आपका प्रोकैरियोट्स आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। जबकि प्लांटी में आपका फाइटो, यानी कि प्लांटी का मतलब होता है इसका प्लांटी का सिनोनिम्स क्या होता है? तो प्लांटी का सिनोनिम्स होता है फोटो, यानी कि प्लांटी का सिनोनिम्स क्या होता है? तो फोटो होता है। मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड हायर एल्गी, यानी कि प्लांटिंग के अंतर्गत जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं वो आते हैं और हायर एल्गी भी जो होता है वो प्लांटी के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है फंजाई एक प्रकार का एडजॉर्प्शन होता है, यानी कि फंजाई होते हैं वो एडजॉर्प्शन करते हैं, यानी कि फंजाई का जो मुख्य कार्य होता है वो अधिशोषण होता है, न कि अवशोषण, यानी कि फंजाई जो होते हैं वो अधिशोषण करते हैं न कि अवशोषण करते हैं, इसीलिए इन्हें हम एडजॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट हायर फंजाई, यानी कि फंजाई जो होते हैं एक प्रकार का मल्टी न्यूक्लिएट हायर फंजाई के रूप में जाना जाता है। यानी कि फंजाई को किस नाम से जाना जाता है? तो फंजाई को जो है मल्टी न्यूक्लिएट हायर फंजाई के रूप में जाना जाता है। 5वें नंबर पे आता है एनिमेलिया में इंजेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि पाचन तंत्र किस में पाया जाता है? तो पाचन तंत्र जाता है एनिमेलिया में पाया जाता है। एनिमेलिया के अंतर्गत ही हम भी लोग एनिमेलिया के अंतर्गत ही आते हैं, हमारे में भी पाचन जो है तंत्र पाया जाता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है MPFA, यानी कि इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है MPFA, ठीक। MPFA यानी एम से मोनेरा हो जाएगा, पी से प्रोटिस्टा हो जाएगा, एफ से प्लांटी, पी से फिर प्लांटी हो जाएगा, फिर पी से प्लांटी हो जाएगा। MPPFA फिर से MPPFA, यानी कि एम से मोनेरा हो जाएगा, पी से प्रोटिस्टा हो जाएगा, फिर पी से प्लांटी या फिर फोटो हो जाएगा, फिर एफ से फंजाई हो जाएगा और फिर इस ए से एनामिलिया हो जाएगा। एनामिलिया में हम लोग आते हैं, फंजाई में मल्टी सेलुलर हाई फंजाई आता है जो कि एडजॉर्प्शन का काम करता है। प्लांटी में जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड हायर एल्गी आते हैं, ठीक।
हायर एल्गी आते हैं। एंड प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आता है। मोनेरा में आपका प्रोकैरियोट्स आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? तो नेक्स्ट है बर्गी। अगला हेडिंग दिया है बर्गी मैनुअल्स ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टैंडर्ड फॉर टैक्सोनॉमी, यानी कि बर्गी मैनुअल ऑफ सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टैंडर्ड फॉर टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी का स्टैंडर्ड किसे माना जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जो स्टैंडर्ड होता है वो आपका बर्गी मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी होता है, जो कि 2 प्रकार का होता है। यानी कि फिर से बर्गी मैनुअल ऑफ सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी, यानी सिस्टेमिक बैक्टीरियोलॉजी का जो बर्गी मैनुअल्स है यह स्टैंडर्ड माना जाता है टैक्सोनॉमी का, जिसके अंतर्गत आपका यूकैरियोटिक में माइक्रोब्स आते हैं। दूसरे नंबर पे आपका प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स आते हैं। तो यूकैरियोटिक माइक्रोब्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यूकैरियोट्स जिसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? तो जिसके अंतर्गत फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक, और जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और जिसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है वो आपका यूकैरियोट्स कहलाते हैं। जिसमें न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियोलस झिल्ली नहीं पाई जाती हैं तो वो आपका प्रोकैरियोट्स में आता है। तो यूकैरियोट्स के अंतर्गत क्या आता है? तो यूकैरियोट माइक्रोब्स के अंतर्गत आपका प्रोटोजोआ आता है और फंजाई आता है। प्रोटोजोआ और फंजाई किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटोजोआ और फंजाई जो होता है वो प्रोटोजोआ और फंजाई जो होते हैं यह यूकैरियोट माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्रोकैरियोट माइक्रोब्स के अंतर्गत आपका बैक्टीरिया आता है, एक्टिनोमाइसीटीज आता है, बीजी आता है। यानी इसके लिए टिक क्या हो जाएगा? तो इसके लिए टिक हो जाएगा बैग, यानी बैग जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो बैग जो होता है प्रोकैरियोटिक से संबंधित होता है। बी का होता है हो जाएगा बैक्टीरिया, ए से हो जाएगा एक्टिनोमाइसीटीज, जी से हो जाएगा पर बीजीए, ठीक, बैब यानी बीबीए, बीबीए यानी कि बी से बैक्टीरिया, बी से बीजीए एंड ए से एक्टिनोमाइसीटीज, ये सभी प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है साइज अप्रोक्सीमेशन, यानी साइज यानी कि साइज अप्रोक्सीमेशन, यानी कि कम यानी ज़्यादा कम भी हो सकता है, यानी कि इसको अज्यूम किया गया है, यानी कि यह थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन दिखाया गया है। फर्स्ट नंबर पे आता है बैक्टीरिया। प्रथम नंबर पे आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? तो बैक्टीरिया का साइज होता है 0.5 से लेकर 3 माइक्रोन तक होता है। फिर से बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? तो बैक्टीरिया का साइज 0.5 से लेकर 3 माइक्रोन तक होता है। दूसरे नंबर पे आता है फंजाई। फंजाई का साइज कितना होता है? तो फंजाई का साइज होता है वो 1.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। तीसरे नंबर पे आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का साइज कितना होता है? 2 से लेकर 200 माइक्रोन होता है। यानी प्रोटोजोआ का साइज कितना होता है? तो प्रोटोजोआ का साइज होता है वो 2 से लेकर 200 माइक्रोन तक होता है। चौथे नंबर पे आता है वायरसेस। वायरसेस का साइज कितना होता है? तो 600 ppm से लेके 1400 ppm होता है। यानी कि वायरसेस का साइज कितना आता है? तो वायरसेस का साइज जो होता है वो 600 ppm से लेके 1400 ppm 1400 ppm माइक्रोन्स होता है, ठीक। 1400 ppm माइक्रोन्स आर मोस्टली 200 से 400 नैनोमीटर होता है। फिर से वायरसेस का साइज कितना होता है? तो 0.06 से लेके 0.14 माइक्रोन्स होता है, या फिर इसी को हम 20 से 400 नैनोमीटर के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि सर्वाधिक रूप से 20 से लेके 400 नैनोमीटर में आपका वायरसेस पाया जाता है। 5वें नंबर पर आता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम फाइटोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसका साइज कितना होता है? तो 0.1 से लेकर 0.3 माइक्रोन तक होता है। 6वें नंबर पर आता है एल्गी। एल्गी का साइज कितना होता है? तो एल्गी का साइज 0.1 माइक्रोन मीटर होता है। 1 माइक्रोन मीटर से लेके 1 फीट तक होता है, यानी कि हायर एल्गी तक होता है। फिर से एल्गी का साइज कितना होता है? तो एल्गी का साइज जो होता है 0.1 माइक्रोन मीटर होता है। किसका? तो बीजीए का। यानी कि बीजीए का साइज कितना होता है? तो बीजीए यानी एल्गी के अंतर्गत आपका बीजीए भी आता है। एल्गी के अंतर्गत आपका फीट या फिर हायर फंजाई भी आता है, ठीक। तो एल्गी जो होता है किसका क्रॉस होता है? तो एल्गी जो होता है वो किसका क्रॉस होता है? तो एल्गी जो होता है वो बीजीए और हायर फंजाई के बीच का क्रॉस होता है। तो इसीलिए एल्गी का साइज जो होता है वो बीजीए का साइज कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोन होता है, जबकि हायर बीजीए यानी कि बीजीए का साइज कितना होता है? तो एल्गी का साइज जो होता है 0.5 माइक्रोन, यानी कि एल्गी का साइज कितना होता है? तो 0.1 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक। 1 माइक्रोन मीटर होता है। 2x फीट हायर प्लांट्स हो गया भाई, यानी कि एल्गी का साइज कितना है? तो 0.1 माइक्रोन मीटर। बीजीए कोष्ट में दिया है 2x फीट हायर
एल्गी दिया है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आपका पेनिसिलिन आता है। पेनिसिलिन जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलियम स्पीशीज से प्राप्त किया जाता है। और पेनिसिलिन एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव और सेल वाल सिंथेसिस से प्राप्त होता है, यानी कि सेल वाल होता है इसमें और सिंथेसिस भी देखने को मिलता है। यानी कि जो पेनिसिलिन होता है किससे प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलियम स्पीशीज से प्राप्त किया जाता है। और पेनिसिलिन एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। यानी कि पेनिसिलिन क्या होता है, तो पेनिसिलिन जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है और इसमें सेल वाल का सिंथेसिस होता है। यानी कि पेनिसिलिन में क्या होता है, तो पेनिसिलिन स्पीशीज, यानी कि जो पेनिसिलिन स्पीशीज होता है इसमें सेल वाल का सिंथेसिस होता है। दूसरे नंबर पे आता है टेट्रासाइक्लिन। दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर का एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। यानी दूसरे नंबर पे कौन सा एंटीबायोटिक आता है, तो दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक आता है टेट्रासाइक्लिन। और यह इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ऑरिफैसियस होता है। यानी कि टेट्रासाइक्लिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो यस ऑरियोफैसिन्स होता है, ऑरियोफैसिन्स होता है। और यह भी ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम निगेटिव भी होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में देखने को मिलता है। यानी कि जो यस ऑरिफैसियंस बैक्टीरिया होता है, यानी कि यस ऑरिफैसियंस जो बैक्टीरिया होता है यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और उसमें प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बैसिट्रेसिन, यानी कि तीसरा एंटीबायोटिक्स कौन सा है, तो तीसरे एंटीबायोटिक्स का नाम है बैसिट्रेसिन। तीसरे नंबर पे कौन सा एंटीबायोटिक आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है बैसिट्रेसिन, जो कि बैसिलस सबटाइलिस से बनाया जाता है। यानी कि जो बैसिट्रेसिन होता है, यानी कि तीसरे नंबर का एंटीबायोटिक बैसिट्रेसिन होता है, यह बैसिलस सबटाइलिस से बनाया जाता है। यह ग्राम पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें जो होता है सेल वाल सिंथेसिस देखने को मिलता है। चौथे नंबर का एंटीबायोटिक है कैरेम्फिनिकोल, यानी कि क्लोरैम्फिनिकोल। यानी कि जो चौथे नंबर का एंटीबायोटिक्स है उसका क्या नाम है, तो चौथे नंबर का जो एंटीबायोटिक्स है उसका नाम है क्लोरैम्फिनिकोल होता है। यह किससे तैयार किया जाता है, तो यह यस वेनिजुएला, यानी कि यस यानी कि साल्मोनेला वेनिजुएला, यानी कि साल्मोनेला और ऑरिफैसियंस होता है। यानी साल्मोनेला लग रहा है हमको लेकिन कन्फ्यूजन है, तो यस वेनिजुएला से बनाया जाता है क्या, क्लोरैम्फिनिकोल। यानी जो क्लोरैम्फिनिकोल एंटीबायोटिक्स होता है यह यस वेनिजुएला से बनाया जाता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम निगेटिव भी बैक्टीरिया होता है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद पाँचवें नंबर का जो एंटीबायोटिक्स है उसका नाम है साइक्लोहेक्सीमाइड, यानी कि जो पाँचवें नंबर का एंटीबायोटिक्स है उसका नाम है साइक्लोहेक्सीमाइड है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका भी साइंटिफिक नेम आपका यस वेनिजुएला होता है। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलता है। यह एक प्रकार का यूकैरियोट बैक्टीरिया होता है या फिर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है। फिर इसके बाद 7वें नंबर का जो एंटीबायोटिक्स है उसका नाम है निस्टेन, यानी कि 7वें नंबर का एंटीबायोटिक्स का क्या नाम है, तो 7वें नंबर का जो एंटीबायोटिक्स है उसका नाम है निस्टेन। निस्टेन किससे मिलाया जाता है, तो निस्टेन का साइंटिफिक नेम होता है यस नौरेसी होता है, यस नौरेसी होता है। यह एक प्रकार का यूकैरियोट मेम्ब्रेन होता है, यानी कि यूकैरियोट मेम्ब्रेन होता है, यानी कि यस नौरेसी जो होता है यह एक प्रकार का यूकैरियोट मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट है 8वें नंबर पे आता है एरिथ्रोमाइसिन, यानी 8वें नंबर का एंटीबायोटिक्स कौन सा होता है, तो 8वें नंबर का एंटीबायोटिक्स आपका एरिथ्रोमाइसिन होता है, जो कि यस नौरेसी यानी कि यस नौरेसी से बनाया जाता है। यह एक प्रकार का फंजाई है जो कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, यानी कि जो कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। हो गया कंप्लीट। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है इरिथ्रोमाइसी, यानी कि 9वें नंबर पे क्या आता है, तो 9वें नंबर पे आपका इरिथ्रोमाइसी आता है। और यस इरिथ्री, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो यस इरिथ्रियस होता है। यह ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव भी होता है। जहाँ पर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहा है ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस वाले हो रहे हैं और ग्राम पॉजिटिव वाले सेल वाल सिंथेसिस वाले होते हैं। तो नियोमाइसिन, यानी कि नियोमाइसिन भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स होता है जो कि यस फ्रैगिडी, यानी कि यस फ्रैडी के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो नियोमाइसिन होता है यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स होता है जो कि यस फ्रैडी के द्वारा बनाया जाता है। यह भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में दिया गया है माइक्रोस्कोपी। ज़्यादा नहीं, 2 ही पेज है, इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर एक सेशन में उधर मार देंगे, हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, यानी कि पहले नंबर पर माइक्रोस्कोपी कितने प्रकार का होता है, तो माइक्रोस्कोपी जो होता है वो निम्नलिखित
6 प्रकार का होता है। यानी माइक्रोस्कोपिक कितने प्रकार का होता है, तो माइक्रोस्कोपिक जो होता है निम्नलिखित 6 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे दिया है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, दूसरे नंबर पे दिया है फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप यानी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, तीसरे नंबर पे दिया है ब्राइट फील्ड, चौथे नंबर पे दिया है यूवी माइक्रोस्कोप, पाँचवें नंबर पे दिया है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड छठवें नंबर पे दिया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया है। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। यानी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन कहाँ पर किया जाता है, फॉर ग्रास मॉर्फोलॉजी इन द लिविंग स्पेसिमेन। यानी कि जो लिविंग स्पेसिमेन होता है उसी में क्रॉस मॉर्फोलॉजी के लिए एप्लीकेशन किया जाता है। किसका, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का। दूसरे नंबर पे दिया है फेज कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप। यानी दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसका एप्लीकेशन कहाँ पर किया जाता है, तो फॉर रिवीलिंग सेलुलर स्ट्रक्चर इन लिविंग सेल्स। यानी लिविंग सेल्स में जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसको रिवीलिंग के लिए एप्लीकेशन किया जाता है। किसका, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। तीसरे नंबर पे आता है ब्राइट फील्ड। ब्राइट फील्ड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ ईस्ट मोल्ड एंड एल्गी। यानी कि ईस्ट मोल्ड एल्गी के क्रॉस मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करने के लिए ब्राइट फील्ड का प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर पे आता है यूवी माइक्रोस्कोप, जिसे हम अल्ट्रा वायोलेट माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ पर किया जाता है, तो फॉर डिफरेंशिएटिंग सेलुलर कंपोनेंट्स। यानी कि जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसके डिफरेंशिएशन के लिए एप्लीकेशन किया जाता है अल्ट्रा वायोलेट माइक्रोस्कोप का। पाँचवें नंबर पे आता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का प्रयोग होता है यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजेंस यूजिंग एन एंटीबॉडी टैग्ड विद फ्लोरोसेंट डाई। यानी कि जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होता है इसका प्रयोग जो होता है एक एंटीजेंस के प्रकार के रूप में, यानी कि यूज फॉर डिटेक्टिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंटीजन। यानी कि विशिष्ट प्रकार के एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। ठीक, यूजिंग एन एंटीबॉडी टैग्ड विथ फ्लोरोसेंट डाई। यानी कि इसका प्रयोग जो होता है वो एंटीबॉडी को टैग करने के लिए फ्लोरोसेंट डाई के साथ किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट है छठवें नंबर पे दिया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एंड एन इलेक्ट्रिकल वेव। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के रूप में करते हैं और इलेक्ट्रॉन के बीम के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें आपका बैक्टीरिया नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि वह कौन सा बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, तो ई कोलाई होता है। यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर से बैक्टीरिया नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि वह कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो उत्तर है इसका ई कोलाई। नेक्स्ट है को फैक्टर नीडेड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा को फैक्टर आवश्यक होता है, तो यह आपका कोबाल्ट होता है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, तो यह साइनोकोबालामिन में पाया जाता है और यह सभी प्रकार के जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसके रूट में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि कौन सा एलिमेंट होता है जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहता है, तो ये आपका मोलिब्डेनम होता है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स नॉट फिक्सिंग नाइट्रोजन। यानी कि वह कौन सा लेग्यूमिनस क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है, तो आपका राजमा होता है। राजमा का साइंटिफिक नेम फैसियोलस वुल्गेरस होता है। फैसियोलस वुल्गेरस होता है। इसके लिए नाइट्रोजन की 120 किलोग्राम मात्रा जो होती है एक्स्ट्रा दी जाती है फील्ड में। नेक्स्ट है निफजिन। अगला है क्वेश्चन, निफजिन इज एसोसिएटेड विद राइजोबियम बैक्टीरियोइड। यानी कि जो निफजिन होता है यह किससे संबंधित होता है, तो निफजिन जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरियोइड से संबंधित होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइज फील्ड अकर्स ड्यू टू वर्जेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनाबीना, जिसे हम बीजीए के नाम से जानते हैं, एंड एजोला वाटर फन। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी राइज के फील्ड में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है यह किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो यह बीजीए और वाटर फर्न के एसोसिएशन के कारण होता है। बीजीए में आपका एनाबीना आता है एंड वाटर फर्न में आपका एजोला आता है। फिर से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइज फील्ड अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनाबीना, जिसे हम बीजीए के नाम से जानते हैं, एंड एजोला वाटर फर्न। यानी कि जो नाइट्रोजन राइज के फील्ड में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है यह किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो यह बीजीए, जिसे हम एनाबीना बीजीए और एजोला वाटर फर्न के एसोसिएशन की उपस्थिति के
कारण जो होता है राइस के फील्ड में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1960 ईस्वी में फ्राम क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम से इसको प्राप्त किया गया था। फिर से नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले एंजाइम का क्या नाम है? तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले एंजाइम का नाम नाइट्रोजिनेज एंजाइम है और इसको सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में खोजा गया था और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो नाइट्रो यानी कि फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1960 ईस्वी में फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है इसको सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम बैक्टीरिया से जो है प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जीन का क्या नाम है? तो निफ जीन होता है। यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जीन का क्या नाम होता है? तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जीन का नाम निफ जीन होता है। नॉन लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट यानी कि बिना लेग्यूम यानी कि नॉन लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट यानी कि नॉन लेग्यूम नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले प्लांट जो कि यानी कि नॉन लेग्यूम यानी बिना दलहनी वाली फसल यानी कि बिना दलहनी वाली फसल के रूप में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला प्लांट कौन सा होता है? तो इसमें आपका एलनस आता है, कासुएरिना आता है, मायरिका आता है एंड फ्रैंकिया आता है। यह सभी ट्री फ्रैंकिया स्पेसीज आता है। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन है नॉन लेग्यूम्स नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स यानी कि वे कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं यानी कि वे कौन से नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं। तो इसके लिए ठीक है कैम्प यानी CAMF कैम्प यानी सी से क्या हो जाएगा? तो सी से आपका कासुएरिना हो जाएगा, ए से आपका एलनस हो जाएगा, फिर एम से आपका मायरिका हो जाएगा, फिर एफ से फ्रैंकिया हो जाएगा। फिर से नॉन लेग्यूम्स नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स यानी कि नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट आते हैं? तो इसमें आपका ट्रिक है CAMF कैम्प यानी सी से आपका कासुएरिना हो जाएगा, ए से एलनस हो जाएगा, एम से मायरिका हो जाएगा, एफ से फ्रैंकिया हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन फास्फोरस साइकिल्स यानी कि फास्फोरस साइकिल में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है? तो फास्फोरस के साइकिल में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है? तो इसमें आपका बैसिलस इन्वॉल्व रहता है, स्यूडोमोनास इन्वॉल्व रहता है, माइक्रोकोकस इन्वॉल्व रहता है, फ्लैवोबैक्टीरियम इन्वॉल्व रहता है, एस्परजिलस इन्वॉल्व रहता है, पेनिसिलियम इन्वॉल्व रहता है एंड फ्यूजेरियम इन्वॉल्व रहता है। फिर से तो बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन फास्फोरस साइकिल यानी कि फास्फोरस के साइकिल में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहता है? तो पहले नंबर पे बैसिलस, दूसरे नंबर पे स्यूडोमोनास, तीसरे नंबर पे माइक्रोकोकस, चौथे नंबर पे फ्लैवोबैक्टीरियम होता है, चौथे नंबर पाँचवें नंबर पे एस्परजिलस होता है, छठवें नंबर पे पेनिसिलियम होता है, फिर उसके बाद सातवें नंबर पे फ्यूजेरियम होता है। ठीक है। इसके लिए क्या है? तो इसके लिए ठीक है इसके लिए ट्रिक क्या है? तो बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन फास्फोरस साइकिल यानी कि फास्फोरस के साइकिल में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं? तो फास्फोरस के साइकिल में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं? तो इसके लिए ठीक है PPM फमा, ठीक, PPM फैम्प, PPM फैम्प हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा? ठीक, इसके लिए तो PPM फिर FAM हो जाएगा। ठीक, PPM फैम्प किससे संबंधित होता है? तो यह संबंधित होता है बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन फास्फोरस साइकिल यानी कि फास्फोरस के साइकिल में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं उसके लिए ट्रिक है PPM फैम्प यानी पी से क्या हो जाएगा? पी से आपका स्यूडोमोनास हो जाएगा, फिर पी से क्या हो जाएगा? फिर पी से आपका पेनिसिलियम हो जाएगा, फिर एम से क्या हो जाएगा? एम से क्या हो जाएगा? माइक्रोकोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका माइक्रोकोकस हो जाएगा, माइक्रोकोकस हो जाएगा। फिर एफ से क्या हो जाएगा? तो एफ से क्या हो जाएगा? तो एफ से फ्लैवी बैक्टीरियम हो जाएगा, एफ से फ्लैवी बैक्टीरियम हो जाएगा। फिर ए से क्या हो जाएगा? तो फिर ए से आपका ए से क्या हो जाएगा? एस्परजिलस हो जाएगा। फिर यम से क्या हो जाएगा? तो यम तो केवल एक ही है, फिर से एक बार ट्रिक बनाया है भाई।
इसको देख ही लेते हैं। बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन फास्फोरस साइकिल, यानी कि फास्फोरस के साइकिल में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके लिए ठीक है PPM BAFF, यानी कि PPM बाफ जो होता है, इससे हमारा पूरा ट्रिक निकल के चला जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, तो पी से आपका स्यूडोमोनास हो जाएगा, फिर पी से क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम हो जाएगा, फिर एम से आपका माइक्रोकोकस हो जाएगा, बी से आपका बैसिलस हो जाएगा, फिर ए से आपका एस्परजिलस हो जाएगा, फिर एफ से आपका फ्लैबोबैक्टीरियम हो जाएगा, फिर एफ से क्या हो जाएगा, तो फिर एफ से आपका फ्यूजेरियम हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं फास्फोरस के साइकिल में, यानी फास्फोरस के साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया होते हैं। फिर से देख लेते हैं। तो फास्फोरस के साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया में आपका पी से क्या हो जाएगा, तो स्यूडोमोनास हो जाएगा, फिर पी से क्या हो जाएगा, तो पेनिसिलियम हो जाएगा, फिर इसके बाद एम से क्या हो जाएगा, तो माइक्रोकोकस हो जाएगा, फिर इसके बाद बी से क्या हो जाएगा, बैसिलस हो जाएगा, फिर ए से एस्परजिलस हो जाएगा, फिर एफ से फ्लैबोबैक्टर हो जाएगा, बैक्टीरियम हो जाएगा, फिर एफ से फ्यूजेरियम हो जाएगा। इतने बैक्टीरिया जो होते हैं वो फास्फोरस के साइकिल में इन्वॉल्व होने बैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेड पिगमेंट। अगला क्वेश्चन है रेड पिगमेंट इन रूट नोडुल्स इज ड्यू टू, यानी कि जो रूट के नोडुल्स में रेड पिगमेंट होता है यह किसके कारण होता है, तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर से जो रूट के नोडुल्स में रेड पिगमेंट होता है, यानी लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है, यह किसके कारण होता है, तो लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी को हम लेग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। यानी कि रूट के नोडुल्स, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोडुल्स में जो रेड पिगमेंट पाया जाता है उसी को हम लेग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है स्टेम एंड रूट नोडुल्स आर प्रेजेंट, यानी कि वह कौन से यानी कि स्टेम एंड रूट नोडुल्स आर प्रेजेंट, यानी कि किस किस के, यानी कौन कौन से प्लांट के रूट और कौन कौन प्लांट के स्टेम, दोनों में ही आपका रूट नोडुल्स पाया जाता है। यानी सीधे सीधे कहने का ये मतलब है भाई कि वह कौन कौन से फसल होते हैं, फिर वो कौन कौन सा प्लांट होता है जिसके स्टेम पर भी और जिसके रूट में भी दोनों जगह क्या पाया जाता है, तो रूट नोडुल्स पाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा सिसविनिया, ये जो राइजोबियम हो जाएगा, एंड काउलोसियस हो जाएगा। ट्रिक क्या है इसके लिए, तो इसके लिए ट्रिक है सैक, इसके लिए ठीक है क्या, तो सैक। यस से क्या हो जाएगा, तो सेस्बिनिया रोस्टेटा, यानी कि ढैंचा का ही एक स्पेसीज होता है जिसे हम सेस्बिनिया रोस्टेटा के नाम से जानते हैं। यानी कि उसके स्टेम में और रूट में दोनों में ही नोडुलिंग देखने को मिलता है। तो आपका सेस्बिनिया रोस्टेटा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ए से आपका दिया है क्या, एजो राइजोबियम के स्टेम और रूट दोनों में नोडुल्स पाया जाता है। एंड तीसरे नंबर पे दिया है सी फॉर काउलोनिसियंस, यानी काउलोनिसियंस होता है, इसके भी सिस्टम और रूट दोनों में ही क्या पाया जाता है, तो रूट नोडुल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन सल्फर साइकिल, यानी कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि सल्फर साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आपका थायोबैसिलस होता है, एथ्रोबैक्टर होता है, डिसल्फोविब्रियो, डिसल्फरिकेंस होता है। फिर से यानी सल्फर साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो इसके लिए ट्रिक है टैड। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है टैड कह लो चाहे डैट कह लो, चाहे टैड कह लो, चाहे फिर इसी को हम डैट कह ले। ठीक, इसी से डाट यानी कि सल्फर साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। सल्फर साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया के अंतर्गत आपका टी से आपका थायोबैसिलस हो जाएगा, ए से आपका एथ्रोबैक्टर हो जाएगा, आर्थ्रोबैक्टर हो जाएगा, एंड डी से क्या हो जाएगा, तो डी से डिसल्फोविब्रियो, डिसल्फरिकेंस होता है। फिर से डिसल्फोविब्रियो, डिसल्फरिकेंस जो होता है, ये तीनों बैक्टीरिया किसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सल्फर के साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बायोकेमिस्ट्री के संपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इस सेशन को विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।